नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट देवीलाल जो आपके लिए लेकर आया हूँ साइबर क्राइम के बारे में जानकारी। साइबर क्राइम क्या होता है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं, कैसे घटना घट सकती है, कैसे आपके साथ में भी साइबर क्राइम की दुर्घटना ना घट जाए। और इससे नेक्स्ट वीडियो होगा साइबर क्राइम से बचने के उपाय। तो वीडियो पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके नेक्स्ट वीडियो आने पर कि साइबर क्राइम से किस प्रकार बचा जा सकता है, और साइबर क्राइम की घटना अगर आपके साथ में हो जाती है तो आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, किस प्रकार से आपको उसको हैंडल करके किस प्रकार से साइबर क्राइम क्रिमिनल को सज़ा मिले। इस प्रकार किस प्रकार ऐसा कौन सा काम करना चाहिए अपन को जिससे कि साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति तक अपन पहुंच सके, उसको सज़ा मिल सके और किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो साइबर क्राइम ना करे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट देवीलाल जो आपके लिए लेके आया हूँ साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं। अब तक की जो अपडेट्स हैं भाई, कौन कौन से साइबर क्राइम घट चुके हैं अब तक, और अगर कोई नया साइबर क्राइम आपके साथ में घटित होता है तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बताइए कि किस प्रकार का साइबर क्राइम आपके साथ में भी घटित हुआ है और क्या आपके साथ में घटना घटी और आपने क्या काम किया उसके ऊपर। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके मेरे से IT सेल के तौर पर या साइबर क्राइम के तौर पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बता रहा था आपको साइबर क्राइम क्या होता है। दोस्तों, साइबर क्राइम से तात्पर्य एक वर्चुअल कम्युनिटी होती है जो आभासी एक तरह से, मतलब भैया अपन जैसे किसी से बोलते हैं कि भैया आपके इंटरनेट चल रहा है, जी चल रहा है, दिखाओ। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको यही दिखा सकते हैं कि देखो भैया ये फ़ोन के अंदर ये देखो यहाँ पे डाटा दिखा रहा है और स्पीड इतनी चल रही है, बस। बाकी अपन उसको क्या दिखा सकते हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो दोस्तों, मेरा जहाँ तक मानता है ये वर्चुअल एक कम्युनिटी है, सिस्टम है, इंटरनेट का सिस्टम है। इंटरनेट के सिस्टम के जरिए अगर कोई आपके साथ में कोई घटना घट जाती है, और दोस्तों आपके साथ में अगर कोई इंटरनेट के जरिए मोबाइल से हो या फिर लैपटॉप से हो या फिर सिस्टम से हो, किसी भी प्रकार से इंटरनेट के जरिए अगर आपके साथ में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना कारित हो जाती है तो दोस्तों वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। तो पहला तो ये कि साइबर क्राइम वो क्राइम होता है, वो अपराध होता है जो इंटरनेट के माध्यम से घटित होता है। और दूसरा ये कि साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, साइबर क्राइम आज की टाइम पे, आज के समय में साइबर क्राइम इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, उसमें अगर अपने साथ में कोई दुर्घटना घट जाए वो तो बाय द वे हो जाए। बट अगर कोई व्यक्ति इंटेंशन से चाहकर कोई अपने साथ में या फिर किसी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति को परेशान करने की एवज से या फिर उसको किसी भी प्रकार से उसको अगर वो चाहे कि उसको दुर्घटना कारित करना चाहता है तो दोस्तों वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं इसमें मैंने नोट किए हैं दोस्तों। जैसे पहचान की चोरी करना साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। जैसे आपकी ID किसी ने चुरा ली और आपके पासवर्ड चुरा लिए और आपकी ID से उसने कुछ डाटा उड़ा लिए, आपका नाम, पता है और या फिर आपके मोबाइल नंबर है, बैंक की डिटेल्स है, वगैरह वगैरह, कुछ भी आपका वहाँ से उड़ा लिया और उसका दुरुपयोग करता है, तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत एक अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा दोस्तों, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना। सोशल मीडिया अकाउंट हैक करके आपकी ID से हैकर अपनी किसी भी प्रकार की आपकी ख्याति को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी पर्सनल डाटाज को उड़ा सकता है, उसको बेच सकता है, किसी भी प्रकार से आपको नुकसान कारित कर सकता है। तो दोस्तों, आपकी सोशल मीडिया साइट्स को हैक करना भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। तीसरा दोस्तों, क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें एक चिप लगी होती है, उस चिप के अंदर स्कीमर द्वारा उसको पढ़ा जा सकता है। स्कीमर से उसको पढ़ के अगर कोई आदमी स्कीमर से उसको पढ़ लेता है, उसको उड़ा लेता है वहाँ से अपने बायोडाटाज को, और वो उससे अपने खाते को खाली कर सकता है दोस्तों।
तो दोस्तों यह भी एक साइबर क्राइम की श्रेणी में ही आता है। इसमें भी वो इंटरनेट के ज़रिए सिस्टमेटिक तरीके से या नेट से अपना सिस्टम उड़ाता है, तो वो साइबर क्राइम की श्रेणी में ही आता है सर। चौथा है लॉटरी। लॉटरी दोस्तों दो प्रकार से हो सकता है लॉटरी वाला सिस्टम। पहला कि आपको झांसा दे कि दोस्त या फिर प्रिय मित्र या फिर आपका नाम लेके मैसेज आ सकता है आपके पास में कि आपको इतने इतने रुपए की लॉटरी निकली है, आप इस लिंक पे जाइए, जिससे आपको आपके लॉटरी के जहाँ पे डाटा बताए गए हैं वो डाटों की पूर्ति कीजिए और फिर आपको इतने इतने रुपए की आपके अकाउंट्स में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो वो एक धोखाधड़ी है। और दूसरा ये होता है दोस्तों कि आपके पास कोई फ़ोन आता है या फिर आपके पास कोई मैसेज आता है, उसमें ये कहा जाता है कि आप अपने बायोडाटाज हमें भेज दीजिए, आप अपने अकाउंट नंबर भेज दीजिए हमें और अपने डिटेल्स हमें बताइए, हम आपके खाते में इतने रुपए भेजेंगे और उससे पहले आप हमें 10,000 रुपये या 5,000 रुपये या 2,000 रुपये हमारे खाते में ट्रांसफ़र कीजिए, उसकी एवज में आपको 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये, इतना बड़ा सपना दिखा के आपके साथ में चीटिंग कर लेते हैं दोस्तों अच्छी तरह से। तो ये भी एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। अगला है दोस्तों पहचान पत्रों की फ़ोटो प्रतियों का दुरुपयोग। पहचान पत्र अर्थात अपनी आईडी या अपने आईडी के अंदर अपने कोई डॉक्यूमेंट्स अगर अपने डाउनलोड कर रखे हैं या फिर अपलोड कर रखे हैं, तो उनको वहाँ से उठाकर और उनको अपने बैंक डिटेल्स में या फिर कहीं लोन लेने के चक्कर में कहीं पे भी वो उनका दुरुपयोग कर और एक कोई भी क्राइम कर सकते हैं, तो वो भी साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है दोस्तों। अगला है विशिंग। विशिंग से तात्पर्य यह होता है कि इसमें क्या होता है, एक तो होता है फिशिंग और एक होता है विशिंग। फिशिंग में क्या होता है कि आदमी ईमेल के ज़रिए आपको एक मेल भेजता है, उसमें आपको क्लिक करना होता है, आप उसमें क्लिक करते ही आपके डाटा वगैरह वगैरह वो मांग लेता है और उस डाटाज को ना वो उठा के वहाँ से और आपके साथ में आपकी प्राइवेसी को वहाँ से लीक करने की कोशिश करता है या उड़ा लेता है। और एक होता है विशिंग। फिशिंग तो होता है मेल के जरिए और विशिंग होता है आपको फ़ोन के ज़रिए, आपको फ़ोन किया जाता है, उस अपराधी के द्वारा आपको फ़ोन किया जाता है, आपको परेशान करने की एवज से न करके आपको कोई सपने दिखाए जाते हैं कि दोस्त आपके साथ में आपके लॉटरी निकली है या फिर अदरवाइज़ आपको बोला जाता है कि आप हमें इतने इतने आपके डाटा दीजिए, हम आपको नो जॉब करवा देंगे। कैसे भी करके वो आपको फ़ोन के ज़रिए आपकी डिटेल्स लेके और उसको विशिंग के ज़रिए आपको साइबर क्राइम कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों स्मिशिंग। स्मिशिंग से होता है क्या है कि वो या तो आपको फ़ोन करके या मैसेज के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए। स्मिशिंग में क्या होता है सर, मैसेज के ज़रिए आपको सूचना प्राप्त की जाती है जिसमें किसी वेबसाइट के लिंक पर जाने के लिए या फ़ोन नंबर पर कॉल करने के लिए कहा जाता है। दोस्तों स्मिशिंग में क्या होता है कि या तो आपको एक लिंक भेजा जाता है फ़ोन करके या फिर आपको मैसेज के ज़रिए लिंक भेजा जाता है और आपको कहा जाता है कि इस लिंक पे जाइए और आप इस लिंक पर जाने पे आपको ऐसे हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ भी आपको बता के उस लिंक को ओपन करवाया जाता है जिससे आपके फ़ोन के सारे डाटाज लीक हो सकते हैं, सारे डाटाज हैकर अपने पास कवर कर सकता है और आपके साथ में किसी प्रकार की साइबर घटना घट सकती है। नेक्स्ट दोस्तों नौकरी संबंधी धोखाधड़ी। नौकरी संबंधी धोखाधड़ी में साइबर क्राइम इस प्रकार से होता है कि आपको अच्छे वेतन का लाभ दिखाकर, लालच दिखाकर आपसे ठगी कर सकता है। वो आपके अच्छे वेतन दिखाकर आपको और अच्छा जॉब बताकर आपकी पर्सनल डाटाज ले लेता है, आपकी आईडीज़ वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लेता है, अपलोड करवा लेता है और वहाँ से फिर उनका वो दुरुपयोग कर आपके साथ में चीटिंग कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से फर्जी लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे किसी कॉल आए या फिर ऐसा कोई मैसेज आए तो उस पर जब तक विश्वसनीयता ना साबित हो तब तक उनको खोलना नहीं चाहिए, उस लिंक्स को नहीं खोलना चाहिए, वरना आपके साथ में साइबर क्राइम की घटना घट सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों रोमांस धोखाधड़ी। रोमांस धोखाधड़ी भी एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। रोमांस धोखाधड़ी कौन सी होती है दोस्तों? रोमांस धोखाधड़ी वो होती है जैसे आप फेसबुक चला रहे हो और आपका कोई दोस्त बनकर, कोई लेडी दोस्त बनकर आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, वो आपसे कांटेक्ट में आता है और आप धीरे धीरे एक दूसरे के टच में आ जाते हो और एक दूसरे के टच में इस प्रकार से आ जाते हो कि आपको एक दूसरे पे विश्वास हो जाता है कि हाँ यार ये कोई लेडीज़ है या फिर या कोई जेंट्स है, कोई भी एनीवन आपका फ्रेंड बन के आपके साथ में कांटेक्ट में आता है और धीरे धीरे बातें बढ़ती है। बातें बढ़ते बढ़ते आप दोनों इतने क्लोज आ जाते हो कि एक दूसरे के अकाउंट्स नंबर वगैरह, पैसे ट्रांजैक्शन वगैरह वगैरह करवा लेते हैं।
या फिर आपको किसी अदरवाइज ब्लैकमेलिंग के ज़रिए भी आपको वो पैसे मंगवा सकता है, परेशान कर सकता है, आपकी फर्जी तरीके की कोई फ़ोटो को अपलोड करने की धमकी देकर, या फिर अदरवाइज़ कैसे भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे, कैसे भी प्रकार से आपको परेशान करने की अवस्था आपको कर सकता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, ये भी एक साइबर क्राइम की श्रेणी में आता है। और एक नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग। तो दोस्तों साइबर स्टॉकिंग का मामला जो है वो भी स्पेशल है। साइबर स्टॉकिंग से तात्पर्य है, साइबर स्टॉकिंग एक ऐसा अपराध है जिसमें हमलावर इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, किसी वेबसाइट या किसी ग्रुप पर पोस्ट किए गए संदेश का उपयोग करके पीड़ित को परेशान करता है। साइबर स्टॉकर अपनी वास्तविक पहचान डिजिटल दुनिया में छुपा कर रखता है और पीड़ित को धमकी भरे अपमानजनक संदेशों के साथ निशाना बनाता है और वास्तविक दुनिया में उसकी गतिविधियों पर नज़र रखता है। इस प्रकार वह आप पर नज़र बनाए रखता है वास्तविक दुनिया में तो, लेकिन वो लिंक्स या फिर आपके सिस्टम्स में आपको मैसेज को वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग करके उसको आपको ब्लैकमेल कर सकता है किसी प्रकार। तो इससे भी बचना चाहिए। ये भी एक साइबर क्राइम का ही प्रकार है, इसको भी साइबर क्राइम की श्रेणी में माना जाता है। तो साइबर स्टॉकिंग भी एक साइबर क्राइम का सिस्टम है। एक साइबर बुलिंग डिजिटल उपकरणों के माध्यम से होती है। साइबर बुलिंग SMS, सोशल मीडिया, फॉर्म्स या गेमिंग ऐप जहां लोग कंटेंट देख सकते हैं, भाग ले सकते हैं या साझा कर सकते हैं के माध्यम से की जाती है। साइबर बुलिंग में नकारात्मक, हानिकारक और झूठी सामग्री भेजना, पोस्ट करना या साझा करना शामिल है, जिसका आशय पीड़ित को शर्मिंदा या अपमानित करना होता है। तो दोस्तों साइबर बुलिंग भी एक साइबर अपराध है, इससे भी ये भी एक साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट दोस्तों मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशन से दोस्तों आपके पास अगर आप प्ले स्टोर से या फिर कहीं विश्वसनीय जगह से अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो दोस्तों उसके साथ में आपके साथ में कोई घटना घटित नहीं हो सकती। बट अगर आप किसी अनवांटेड जगह से अगर आप मैसेज या फिर कोई आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो जिससे आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है, आपका पूरा सिस्टम उड़ सकता है, आपके डाटाज को वहाँ से उड़ाया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कहाँ से कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आगे काम करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी। ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी यूपीआई के सिस्टम से आजकल गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आदमी को, व्यक्ति को ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए या फिर यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहिए या लेना चाहिए, और ये सिस्टम। तो इसको ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये ऐसा है कि ऑनलाइन बैंकिंग की सेवा में ध्यान रखने की बात ये है कि अपन ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर जो आईडी और पासवर्ड होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए और उनमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा के रखते हुए अपन को बैंकिंग का काम करना चाहिए। और हर किसी व्यक्ति के सामने बैंकिंग आईडी या फिर बैंकिंग पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए, जिससे कि अगर वह व्यक्ति अगर चाहे तो भी अपने अकाउंट्स में किसी भी प्रकार की सेंध ना लगा सके। नेक्स्ट है दोस्तों डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन से हमले। होता क्या है दोस्तों, डिजिटल भुगतान करते वक्त अपने पास मैसेज आता है या फिर कुछ ना कुछ बीच में फ़िल्टर मशीन या फिर कोई एप्लीकेशंस होते हैं जो अपने सिस्टम को हैक कर लेते हैं। तो दोस्तों वहाँ से भी अपना डिजिटल अगर अपन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ से अगर अपना डाटा सेव कर रहा है या फिर अपने एप्लीकेशंस में अपन ने सबको परमिशंस दे रखी है कि भाई हाँ हम जो भी मैसेजिंग कर रहे हैं या आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, सब के अगर अपन परमिशन हर एप्लीकेशन को देते हैं तो हम अपने प्राइवेट डाटाज यहाँ से लीक हो सकते हैं। तो अपने परमिशंस को भी ध्यान में रखते हुए आगे काम करना चाहिए। हर सॉफ्टवेयर को परमिशन देने से पहले इन सब चीज़ों के लिए मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन सब से बचा जा सकता है, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से अपन को काम करने चाहिए जिससे कि अपने पास साइबर क्राइम होने से ज़्यादा बचाव हो सके, कैसे किस प्रकार से अपन को कौन कौन से काम करने चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कमज़ोर पासवर्ड से बैंक खाते के। अगर आप कोई नेट बैंकिंग चलाते हो और कमज़ोर पासवर्ड अगर आपने लगा रखा है या फिर आपने कोई मेल आईडी वहाँ पे भी, दोस्तों कहने का मतलब ये है कि एक से अधिक अगर कोई अपने पासवर्ड्स अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग पासवर्ड्स, अलग अलग खातों के अलग अलग पासवर्ड्स होने चाहिए।
एक ही प्रकार के पासवर्ड रखने से। दोस्तों, अलग अलग खातों के अलग अलग पासवर्ड होने चाहिए। उससे होता क्या है कि अपन एक जैसे सभी वेबसाइट्स में या फिर सभी खातों के एक जैसे पासवर्ड रखने से हैकर या फिर जो डाटा चोरी अपना करता है वो उसको एक खाते का अगर पासवर्ड उसको अवेलेबल हो जाता है तो दोस्तों वो क्या करता है, वो उन्हीं चीज़ों से दूसरे खातों को भी अगर वो खुल जाते हैं तो अपने नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो दोस्तों, एक जैसा पासवर्ड हमेशा नहीं लगाना चाहिए। अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग खातों के अलग अलग पासवर्ड होने चाहिए। पीसी या लैपटॉप या आपके मोबाइल पर वायरस के हमले के द्वारा आपके पीसी पर किसी वायरस, आपके लैपटॉप पर या आपके मोबाइल पर किसी भी प्रकार से अगर हैकर कोई वायरस डालता है तो उससे आपको नुकसानकारी हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बाहरी उपकरणों से वायरस हमला। बाहरी उपकरणों से वायरस हमले से तात्पर्य आपके पीसी, मोबाइल या लैपटॉप में पेन ड्राइव के जरिए या फिर आपके खाते में या आपके पीसी में, आपके मोबाइल में सेंध लगाई जा सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए और इसके जरिए भी साइबर क्राइम हो सकता है। गैर विश्वसनीय वेबसाइटों से डाउनलोड करके, आप गैर विश्वसनीय वेबसाइटों से अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो समझ लो आप किसी भी प्रकार से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप गैर विश्वसनीय वेबसाइटों से किसी प्रकार का कोई कंटेंट डाउनलोड करते हैं तो उनके साथ में कोई वायरस भी डाउनलोड हो सकता है जिससे आपके पीसी, मोबाइल या फिर अपने लैपटॉप में किसी भी प्रकार का कोई वायरस आ सकता है जिससे आपका डाटा लीक हो सकता है। आपके साथ में किसी प्रकार की साइबर क्राइम की दुर्घटनाकारी हो सकती है। तो हर कहीं से भी अविश्वसनीय जगहों से कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से वायरस हमला। विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने से, विद्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो अनवांटेड होते हैं एक तरह से, जिनको विश्वसनीयता के तौर पे या तो प्ले स्टोर उनको परमिशन देता है या फिर गवर्नमेंट उनको परमिशन देती है। वो अपनी वेबसाइटों में या फिर अदरवाइज़ कहीं से भी वो अपनी एप्लीकेशंस के तैयार करके और वो मार्केट में आ जाते हैं, जिसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने से भी अपने वायरस आ सकता है, अपने फ़ोन में अपना फ़ोन हैक किया जा सकता है इससे। तो आपको कभी भी अनवांटेड जगह से अर्थात अविश्वसनीय जगह से ना ही तो कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और ना ही किसी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और ना ही कोई अविश्वसनीय वेबसाइट से कोई कंटेंट या फिर कोई वीडियो, ऑडियो कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। विश्वसनीय जगह से ही कोई चीज़ डाउनलोड करनी चाहिए, इंस्टॉल रखनी चाहिए। इन सब से साइबर क्राइम घटित हो सकता है, तो इन सब से दूर रहना चाहिए। हाँ दोस्तों, तो ये अब तक मेरे पास ये सब कंटेंट आए हुए थे। ये सब चीज़ें मेरे को आप जैसे दोस्तों ने ही शेयर की हुई है और मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, काफ़ी जगह मैंने स्टडी की, काफ़ी लोगों से मिला इस चीज़ को लेके, जिससे मेरे को एक चीज़ का पता चला दोस्तों, साइबर क्राइम घटित हो रहा है, हो चुका है लोगों के साथ में। और अगर नेक्स्ट टाइम आप में से किसी दोस्त के साथ में, या फिर मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ में साइबर क्राइम की घटना कार्य, तो लेकिन बाय द वे अगर आपके साथ में ऐसी कोई घटना घट जाती है तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आके मेरे को ज़रूर बताइए। मेरी से जितनी होगी आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और साइबर क्राइम के मामले में अगर आपके साथ में कोई घटना घटित हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उससे बचा जा सकता है और भविष्य में ऐसी घटना आपके साथ में ना हो, इसके लिए किस प्रकार अपने डिवाइस को किस प्रकार से सेफ रख सकते हैं, इन सब की ज़्यादा जानकारी के लिए नेक्स्ट वीडियो किस प्रकार बचा जा सकता है, किस किस प्रकार से साइबर क्राइम से अपन अपने आप को बचा सकते हैं, इसी के साथ में दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसको देखने के लिए उससे भी अपने इस यूट्यूब चैनल को लीगल दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको सूचना प्राप्त हो जाए। नमस्कार दोस्तों, इसी